Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter. Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter. Into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. 0.7 meter per second. Full stop. By how much will the water rise in the tank? By how much will the water by how much will the water rise in the tank in half an hour? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए ये दे रखा है मैंने, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप का जो अंदर का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि उसका रेडियस कितना है? रेडियस हो गया आधा इसका डायमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? तो आधे घंटे में कितना पानी उसमें टैंक में कितना पानी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है यहाँ पर हमें। इन्होंने बोला वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। हमने एक सिलिंड्रिकल पाइप बना लिया, सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से पानी गिरेगा और किस में गिर के किस में इकट्ठा हो रहा है? एक दूसरे सिलिंड्रिकल टैंक में इकट्ठा हो रहा है।
into a cylindrical tank of base radius 40 सेंटीमीटर। तो अब जिस टैंक में वो इकट्ठा हो रहा है उसके बेस का रेडियस 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर बोल दिया इसको, तो इसको कैपिटल आर बोल दो। कैपिटल आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं कि इनटू अ टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो वाटर जो इसमें फ्लो कर रहा है ना, तो फ्लो की जो रेट है L इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड। 0.7 मीटर। अब ये जो मीटर है, इस मीटर को मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर, तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कह रहे हैं बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में इस टैंक में कितना पानी ऊपर उठ जाएगा, कितना उसका लेवल ऊपर उठ जाएगा, यानी कि उसकी हाइट बतानी है आपको। मान लीजिए वो इतनी हाइट तक आ गया, इस हाइट को मैंने ले लिया कैपिटल H, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है इसको। हमें कोई भी सिलेंडर है तो सिलेंडर के एक तो रेडियस की, वॉल्यूम के लिए हमें सिलेंडर की रेडियस की ज़रूरत होती है, और रेडियस के अलावा मेरे को उसकी हाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है वो ना टाइम के हिसाब से दे रखा है कि 1 सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर नोट करिए, लेंथ ऑफ वाटर दैट flows length of water that flows through the pipe in 1 second, length of water that flows through the pipe in 1 second कितना 0.7 मीटर। 0.7 मीटर है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 0.7 इंटू 100, पॉइंट गया नीचे आ गया, 10 0 से 0 कट गया, ये हो गया 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेकंड में 70 सेंटीमीटर पानी की लेंथ फ्लो करके निकल जाती है। हमें ये देखना है कि आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो करके निकल गई। तो वो जो लेंथ है उसको आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर H वही तो वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का, ठीक है। तो हम ये देखेंगे 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 1 घंटे में सेकंड 3600, तो आधे घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1800, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, therefore length of water that flows through the pipe, length of water that flows through the pipe in half an hour, that is 1800 seconds। तो भाई 1 सेकंड में 70 सेंटीमीटर फ्लो कर रहा था, तो 1800 सेकंड्स में 18 7 126 और 1 2 3, तो इतना सेंटीमीटर जो पानी है वो इतना सेंटीमीटर फ्लो कर जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 1,26,000, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको मीटर में कर लो कन्वर्ट। मीटर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1260 मीटर, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम आधे घंटे में इसमें से जितना पानी का वॉल्यूम फ्लो करेगा वो सारा का सारा वॉल्यूम यहीं तो इकट्ठा होगा, ठीक है। ये जो रेडियस है इसको रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1/100 मतलब 0.01 मीटर, ठीक है। ये वाला जो इसका जो रेडियस है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 40/100
0.4 मीटर। ठीक, तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows, volume of water that flows through the pipe in half an hour is equal to volume of water that gets collected in the tank in half an hour। तो आधे घंटे में जितना वॉल्यूम पानी का सिलेंडर का पाइप में से फ्लो करके निकल जाएगा उतना ही टैंक में इकट्ठा होगा। ठीक है, तो वही देखिएगा पाइप का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच को मैं लेंथ बोल रहा हूँ, लेंथ बोल दीजिए या एच बोल दीजिए एक ही बार। पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, पाई से तो वही पाई कट गया। अब स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर है 0.01, 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर तो ये हो गया। और एल कितना है? लेंथ ऑफ वाटर ये है 1260, बस 1260 इसका स्क्वायर है ना, पाई आर सॉरी आर स्क्वायर एल हो गया, पाई से पाई कर दिया। कैपिटल आर कितना दे रखा है? 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर और इंटू एच, एच निकालना है। 0.01 का मतलब हो गया 1/100, 1/100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 और 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 1260। 0.4 का मतलब हो गया 4/10, तो 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाई एच। 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है अच्छा जी, उसके अलावा कोई चीज़ कट रही है नहीं, तो 16H इज इक्वल टू 126/10, 126/10। अब ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब हमने सब कुछ जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो जो हमारी हाइट है वो हाइट भी मीटर में ही आएगी। तो H इज इक्वल टू 126/16 इंटू 10, 126/16 इंटू 10। अब 2 8 16, 2 6 12 और 2 3 6, बस यही 8 से डिवाइड कर दो। 8 7 56, 63 minus 56 is 7, 7 0 70, 8 8 64, 70 minus 64 is 6, 6 0 60, 8 7 56, 4 आ गया, 8 5 40। H is equal to 0.7875 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में लिखना है तो ऐसे लिख दो, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट चला जाएगा 7875/10,000, 1 के आगे 4 0 आ गए, और मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 78.75 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो भैया, दे रखे होंगे ना इसमें। और बताइए तुम्हारे नोट्स थे कल भेजा था, देखता हूँ। हाँ सही है, सेंटीमीटर में दे रखा है मीटर में सेंटीमीटर।
AP कर रहे हो क्या आजकल? वो पहले गया 11 कौन कौन सा है अभी? जो जवाब मिला एग्जाम्पल जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब है डॉट वाले का डॉट वाले। 10th हो गया, 11th, 4th, 13th। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ द रेशियो ऑफ द आप में से भी किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। If the ratio of the 11th term of an AP if the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, comma, find the ratio of the sum find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms. देखिए क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एन का मतलब एक एपी दे रखा है, अलग अलग एपी नहीं है हमारे पास। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। ठीक है, तो 11th टर्म का रेशियो गिवन if the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, तो A11 upon A18 is equal to 2/3। ये रेशियो दे रखा है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो A11 क्या हो गया? A plus 10D अपॉन A18 क्या हो गया? A plus 17D is equal to 2/3। समझ गए? ठीक है, A10 A11 क्या हो जाएगा? A plus 10D। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 3 into this तो 3 into A 3A, 3 into 10 is 30D, 2 into A is 2A, 2 into 17 is 34D। ये हो गया। अभी इसको इधर ले आइए, तो मेरे पास ना A में और D में रिलेशन आ जाएगा, और मुझे ना तो A की वैल्यू निकालनी है ना D की वैल्यू निकालनी है, रिलेशन ही निकालनी है, क्योंकि आगे भी हमसे रेशो ही पूछा गया। तो अगर रेशो दे रखा हो और रेशो ही पूछा जाए तो A और D में रिलेशन निकाल लेना बस। तो 2A को इधर ले आओ,
तो ये -2 है और 34D माइनस 30D। तो 3A minus 2A is A, 34 minus 30 is 4, और A is equal to 4D। Equation number 1, find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms। तो S5 upon S10 ये निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ 10 टर्म्स 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है, काट दो इसको। तो 5 इंटू 2a प्लस 4d अपॉन 10 इंटू 2a प्लस 9d। 5 1 जा 5 2 जा, ऊपर 1 बचा। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4d, तो a की जगह लिख दो 4d। तो 2a की जगह 4d लिख दिया, बाकी प्लस 4d अपनी जगह था ही। डिनोमिनेटर में 2, इधर 2a, सॉरी 2a की जगह यहाँ पर भी लिखो 4d प्लस 9d। 2 4 जा 8d प्लस 4d। नीचे भी 2 4 जा 8d प्लस 9d, 8 प्लस 4 12d अपॉन 17d। तो रेशियो आ गया 12:17। ठीक है जी, ये तो आपका पहला होगा जो एक क्वेश्चन भेजा था, ये रखा है एग्जाम्पल नंबर 10, जो तुमने डाउट्स भेजे मुझे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। If Sn comma the sum of first n terms of an AP if Sn the sum of first n terms of an AP is given by सर ऊपर वाले में मुझे 1/2 है, वो 2 लिख कहा गया जो सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड लास्ट वाले अरे हाँ 2 भी तो था। हाँ क्रेडिट तो ये हो गया 2, तो ये 2 is 6 था, तो ये 6 अपॉन 17 हो जाएगा। सही है, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 8d प्लस 9d 17d, तो 2 इंटू 17d हो गया, d से d कट गया, 2 6 12 6 अपॉन 17। ठीक है। If Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n plus 3n, then find its nth term। Then find its nth term। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास a की टर्म है, अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि a1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म है ना। अगर ये बोला जाए सम ऑफ 1 टर्म्स, तो इसका मतलब क्या है, वो भी तो फर्स्ट ही टर्म होगी। सम ऑफ 1 टर्म्स, a की टर्म को किस में ऐड करोगे, तो हम ये कहेंगे अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 डाल दूँ, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा a का। समझ गया। S1
इज इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म। अरे एक टर्म का सम क्या होता है, तो एक ही टर्म होती है बस, उसका सम किसी में होगा नहीं। तो सम ऑफ वन टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी ये, फर्स्ट टर्म। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इनकी जगह वन डाल दो बस, 5 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन यानी कि 8। जो फर्स्ट टर्म है ए वो आ गई 8 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, ये वाला फॉर्मूला पता है। सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा ऐसा कैसे होगा। S2 क्या हो जाएगा, ये जो Sn है इसमें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 2 डाल दीजिए। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस S1। ये जो S1 है ये मैं अभी अभी निकाल चुका हूँ, 8 के इक्वल आया है। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 का 20, 3 2 का 6, 26। तो A2 कितना हो गया, 26 माइनस 8 इज 18। Therefore D is equal to A2 minus A1। 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक AB है, एक AB है 5 8 11 14 17। फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म ये जो है इसको सम ऑफ वन टर्म्स भी बोल सकते हैं S1, ठीक है। सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा 13, S1 तो हो गया 5, S2 क्या हो गया 13, S2 माइनस S1 करना जरा, 13 माइनस 5 8 आ गया, 8 यानी कि क्या आ गया सेकंड टर्म आ गया। तो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म अगर करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाता है, ऐसा ही नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे S3 माइनस S2 तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी। सम ऑफ थ्री टर्म्स, इन तीन टर्म्स का एडिशन माइनस इन दो टर्म्स का एडिशन, अगर ये कर दूंगा तो थर्ड ही टर्म तो बचेगी बस, ठीक है। 5 + 8 + 11 माइनस 5 + 8, तो 5 और 8 से 5 और 8 कट जाएगा, 11 बचेगा बस। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है कि S2 माइनस S1 कर लो तो सेकंड टर्म आ गई। फिर सेकंड टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म तो S1 थे ही, है ना। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आगे क्या पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि देन फाइंड इट्स nth टर्म, आपको इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो लिखिएगा देयरफॉर nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 10। तो a प्लस n इंटू 10 इज 10n और माइनस 1 इंटू 10 इज माइनस 10। तो 10n और 8 माइनस 10 इज माइनस 2, 10n माइनस 2। ये हमारी nth टर्म आ गई इसकी। बोलो जी क्लियर सभी को, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, अथर हाँ जी सर। शशांक क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके
क्वेश्चन नोट करिए। If the nth term of an AB is 2n plus 1, is 2n plus 1, comma, find the sum of first n terms of the AB. ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन उल्टा दे रखा है। वहां पर क्या था, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा था, यहाँ पर nth टर्म दे रखा है और क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है, उल्टा है। तो इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म का मतलब क्या है, हमें em दे रखा है, given an is equal to 2n plus 1, तो nth टर्म दे रखा है an is equal to 2n plus 1, मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है, n की जगह 1 डाल दीजिए, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। यहाँ लिख दो a1 या a की बात है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 1, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही क्या करिए, ऐसे ही सेकंड टर्म निकाल लो। तो सेकंड टर्म क्या होती है, a2, तो a2 का मतलब क्या है कि n की जगह 2 डाल दीजिएगा बस। ये कितना हो गया, 5 हो गया, 2 2 4 plus 1 5, ठीक। अब a2 में से अगर a1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से d इज इक्वल टू 2 आएगा। a2 माइनस a1 मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि Sn, अब Sn निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूले में डालिए, आंसर निकालिए। तो sum of n terms Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n by 2, 2 into, हाँ जी, a कितना है 3, n minus 1 into d कितना है 2। देखिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा, 3 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कर दिया, n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2, 3 माइनस 1 इज प्लस का 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 2, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज how many terms of the series 54, 51, 48? Be taken so that their sum is 513.
So that their sum is 513. Question mark. Explain the double answer. Explain the double answer. तो डबल आंसर डबल आंसर आएगा इसमें बता दूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए इन्होंने क्या कहा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज हमको दे रखी है, तो सीरीज को देख लीजिए तो समझ में आ गया कि ए बी है। फर्स्ट टर्म 54 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 51 माइनस 50 करो 54 करो तो भी -3, ठीक है 48 माइनस 51 करो तो भी -3, ये क्या हो गया? सो दैट देयर सम इज 513, तो उसका जो सम है वो 513 है। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो सम है वो 513 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 54 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -3, सेकंड वाले में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो ए हो गया और डी हो गया, कितनी टर्म्स लें सो दैट देयर सम इज 513, तो हम ये कहेंगे एस एन is equal to 513, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 5 by 2, n by 2 into 54 n minus 1 into -3 513, कॉमन नहीं लिया जा सकता, एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। एन को इधर ही छोड़ो, 2 को ले जाओ उधर, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108, -3 इंटू एन इज -3n, -3 इंटू -1 इज प्लस का 3, और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1026, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1026। इसको मल्टीप्लाई अभी करते हैं, n इंटू -3n, 108 plus 3 is 111, 111, 1026। मल्टीप्लाई करें, -3n इंटू n इज -3n स्क्वायर प्लस 111n और -1026 इज इक्वल टू 0। अब जरा चेक कर लीजिए कि ये 3 से डिवाइड होता है, मुझे दिख रहा है कि हाँ होता है, क्योंकि 1 1 1 तीनों का एडिशन 3, तीनों का एडिशन 3, 1 + 2 + 3, तो 3 + 6 9, ये भी 9 है, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो -3 ले लो कॉमन, 3 ना ले लो -3 ले लो कॉमन, तो ये माइनस का था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का n स्क्वायर हो गया, ये प्लस का था मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, 3 3 ज़ा 9, 11 - 9 is 2, 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, माइनस का 37n, और ये हो गया प्लस का 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 is 1, 1 2 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 है, इसे यहाँ 0 के नीचे ले जाएंगे, ये 0/-3 0 हो जाएगा। अब जरा बताइए इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन 342 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब कॉमनली मैंने सुना नहीं है 342, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका मिड टर्म वो कर लूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 17 ज़ा 34, 171 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, फिर 3 से हो जाएगा 3 19 होगा, अब 19 होगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 19 और 18 37 हो गया। तो इसकी जो मिड टर्म स्प्लिटिंग आ गई वो आ गई 19 और 18, समझ गए। 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 और 19 जब उसको ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, n² -19n -18n, तो -19 -18 करेंगे तो माइनस का 37 हो जाएगा, ठीक है।
और -19 मल्टीप्लाइड बाई -18 करेंगे तो प्लस का 342 आ जाएगा। इनकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 19 और 18 और ठीक है, डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करें? भाई नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या तो 19 होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है कि सम ऑफ 18 टर्म्स वो भी इतना ही हो 513 के इक्वल, और सम ऑफ 19 टर्म्स भी 513 के इक्वल, ऐसा कब हो सकता है? तो ये हो कैसे सकता है? मतलब दोनों 19 पे भी 1 5 1 अब 3 और सोचो ना, यही तो जरा सी चीज़ है बस। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर n कॉमन ले लिया, ये आ गया n-19, फिर -18 कॉमन लिया, ये आ गया n-13। पता है ऐसा कब होता है? अच्छा सर माइनस में वो चले जाएगा ना फिर, क्योंकि कुछ नहीं जाएगा माइनस में। माइनस में कहाँ जाएगा? 18 टर्म्स का सम भी 513 और 19 टर्म्स का सम भी 513, तो इसका मतलब क्या है? 19th टर्म 0 होगी। समझ अच्छा गए? हाँ समझ गए? अच्छा 19th टर्म 0 होगी, तभी तो हम ये कहेंगे कि 18 टर्म्स को ऐड करा तो भी 513 आया, और 19th टर्म क्योंकि 0 है उसको भी ऐड करो, है ना, तो वो भी उतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा तो वो नेगेटिव वाला कब होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 18 टर्म्स होती और वो होती 25 टर्म्स, तो हम ये कह देते कि बाकी सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं, वो सब कट जाएंगी, तो तब वो मेरे को निकाल कर दिखानी होती है। ऐसा भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि 18 टर्म्स का सम भी उतना ही आ रहा है और 19 टर्म्स का सम भी उतना ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर 19th टर्म निकाल लो। 19th टर्म कैसे निकलेगी? A19, ठीक है, क्या निकालिएगा? A19 कैसे निकलेगा? A + 18D, तो A कितना है? 54 + 18 इंटू D कितना है? -3। तो हम ये कहेंगे सिंस 19th टर्म is 0, therefore sum of 18 terms is equal to 513, and sum of 19 terms is also 513। इस तरह से हमने डबल आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। ये नंबर ऑफ टर्म्स तो सिंगल ही आनी चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स डबल नहीं आनी चाहिए हमारे पास। और बताइए जी। सर एक क्वेश्चन 8 था, इसमें नेगेटिव आ रही थी स्पीड और स्पीड की। अच्छा उसी तरीके का है। अच्छा 8 मोटर बोट, तो इसमें जो सोल्यूशन था उसमें नेगेटिव आ रही थी स्पीड। इन्होंने गलत कर रखा होगा। अरे वो अलग सोल्यूशन वाली अगेंस्ट स्पीड। ये एनसीईआरटी है। सर एनसीईआरटी एग्जांपल है बट अगेंस्ट वाली इसमें सोल्यूशन। अच्छा इसका सॉल्यूशन। मोटर बोट can travel 30 km upstream and 28 km downstream in 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो नेगेटिव आ गया होगा, तो नेगेटिव में इन्होंने कह दिया होगा कि भाई नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव वाली वही डाउट था। तो इन्होंने ना कुछ ऐसा गलत करा होगा, देखिए। और गलत जरूरी नहीं है गलत करा हो।
एक अलग क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम्पलर है, तो एक अलग तरीके की कंडीशन हो सकती है जैसा कि हमने कभी सोचा नहीं। देखिए क्या, मैं भी बताता हूँ आपको कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव आ रही है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव आने का मतलब क्या है? स्पीड नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हम तो सोच रहे हैं कि वो हमारी तरफ आ रही है लहर, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आ रही, वो दूसरी तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने तरीके से करूँगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आंसर। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हमने हमेशा से ये माना है कि जब भी कभी हम स्पीड ऑफ बोट लेते हैं स्टिल वाटर में, तो हम उसको एक्स लेते हैं, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब हम लेते हैं तो हम उसको वाई लेते हैं। तो जो अपस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड को हम क्या लेते हैं? अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट जाना है, एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम को हम क्या लेते हैं? एक्स प्लस वाई। तो इन्होंने बोला है अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो मुझे टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, ठीक है। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस हो गया और ये अपस्ट्रीम स्पीड हो गई, ठीक है। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब है 28 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है? 7 आवर्स। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यू ले लेते हैं, तो 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा केस इन्होंने दिया, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 21 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। रिटर्न इन 5 आवर्स का मतलब 21 किलोमीटर वापस आ रही है, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 5 घंटे। तो 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। अब हमें 30 और 21 हो गया। सर एक बार इसको सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, क्योंकि जब मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा था तब मेरा आंसर नहीं आ रहा था। आ ही नहीं रहा था। नहीं, एलिमिनेशन से तो इन लोगों ने सॉल्यूशन दिया था तो आ रहा था। सब्स्टिट्यूशन से चलो लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। हम सेकंड वाली इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 5 माइनस 21 u अपॉन 21, ये हो गया v की वैल्यू। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 30u प्लस 28 इंटू वी की वैल्यू 5 माइनस 21u इसमें कट भी जाएगा अपॉन 21, 7 3 और 7 4 इज इक्वल टू 7। ये आ रहा है। अब एलसीएम ले लो, तो 3 इंटू 30 उस तरफ करवा दो। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 90u प्लस 4 5 ज़ा 20 और 4 इंटू 20 और 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 84u अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। तो 90 माइनस 84 कितना हो गया बोलो? 6u प्लस 20 इज इक्वल टू 21। तो 6u हो गया 21 माइनस 20, तो u इज इक्वल टू 1/6। अब v की वैल्यू निकल जाएगी, छोड़ो ना। तो v की वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस 21u, 5 माइनस 21 u कितना है? 1/6 अपॉन 21। तो 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 7 अपॉन 2 अपॉन 21। 21 को बोलेंगे 21 अपॉन 1, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, तो 3 इंटू 1 बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 21, तो 3 7 ज़ा 21, तो 1 अपॉन 14। अब u कितना लिया था हमने? x माइनस वाई,
तो x माइनस वाई कितना हो गया 6 और b कितना लिया था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 14, ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल टू 20। यहाँ तक तो अपना ठीक है, 10 किलोमीटर पर आ रही है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और किसी में भी डाल दो, 10 प्लस 4 करेंगे तभी 14 आएगा, 10 माइनस 4 करेंगे तभी 6 आएगा, तो हमारा पॉजिटिव ही आ गया। इन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा, आप यही फंडा लेकर चलो, कभी नेगेटिव नहीं आने वाली स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो आदिश हमने भी करा था उसमें भी नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव नहीं, वो कुछ गलती सर कर गूगल दी, पे उसमें नेगेटिव। कुछ गलती कर दी होगी इन्होंने, छोड़ो ठीक है। चलिए जी, तो 10 और 4 हो गई, सर एक बार ही ठीक है जी। फोन कर दो।